हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोक लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th का साइंस का सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और एनिमीज़ भी। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत सारे तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को देखा होगा, लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको हम नॉर्मली नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा, जिनको आप नॉर्मली नहीं देख सकते हैं, तो उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रेनी सीजन के टाइम पर अगर कोई ब्रेड में मॉइस्चर आ गया है तो वो स्पॉइल्ड हो जाती है, पूरी ख़राब हो जाती है और उसकी सरफेस जो होती है वो ग्रेश वाइट पैचेस से पूरी कवर हो जाती है। तो अगर इन पैचेस को आप मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स जो है ये कहाँ से आते हैं और ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें आपको मॉइस्ट सॉइल कलेक्ट करना है किसी फील्ड से और उसको बीकर में डालना है, फिर उसमें वाटर ऐड करना है। तो जब सॉइल पार्टिकल्स सेटल हो जाएंगे बीकर में और वाटर ऊपर आ जाएगा, तो आपको कुछ ड्रॉप्स ले लेने हैं वाटर के और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है और देखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं उसमें। ऐसे ही एक और एक्टिविटी है जिसमें आपको पॉन्ड वाटर के कुछ ड्रॉप्स लेने हैं और उसको ग्लास स्लाइड पर रख के फिर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स आपको मूव करते हुए नज़र आएंगे माइक्रोस्कोप्स में। तो ये ऑब्जर्वेशंस बताती हैं कि वाटर में और सॉइल में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हालांकि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, पर उनमें ज़्यादातर नंबर जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही होता है। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye। यानी कि आप बिना किसी एड का यूज़ करे, बिना किसी माइक्रोस्कोप के यूज़ के बिना आप नहीं देख सकते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को, वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो फंगस जो है वो ब्रेड पर उगता है। तो मॉइस्ट ब्रेड जब भी आप देखेंगे, कोई ब्रेड ख़राब हो जाएगी, उस पर फंगस आ जाता है, तो उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं। Others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms और microbes। तो दूसरे जो होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, उनको आप बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं। तो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर्स। तो यहाँ पर फिगर नीचे दिए हुए हैं, ये आपको दिए हुए हैं फिगर्स, अभी हम इनको भी देखेंगे। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस जो होते हैं ये भी माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, ऐसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं उनको। They however reproduce only inside the cells of the host organism which may be a bacterium, plant और animal। तो वायरस को रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत होती है। वायरस जब बाहर की कंडीशंस में रहता है तो वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन कोई भी होस्ट की बॉडी पाते ही वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, अपना नंबर बढ़ाने लगता है, रिप्रोड्यूस करने लगता है। तो किसी भी होस्ट पे आ सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है उसका होस्ट, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, और वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल में ही रिप्रोड्यूस करता है। और कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। तो ये कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो होती हैं वायरसेस की वजह से। कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, सर्दी ज़ुकाम जो भी आपको लग जाता है। कुछ सीरियस डिजीज़ भी होती हैं जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये भी वायरस की वजह से होता है। डिसेंट्री, मलेरिया, ये सब प्रोटोजोआ की वजह से होता है। टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा। आगे देखते हैं। ये बैक्टीरियाज हैं रॉड शेप्ड। उसके बाद यहाँ पर एल्गी दिया है, क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा। फिर ये प्रोटोजोआ है, अमीबा, पैरामीशियम, और ये फंजाई हैं, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, यानी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं।
यूनिसेलुलर जो होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया, कुछ एल्गीज भी होते हैं यूनिसेलुलर और प्रोटोजोआ। मल्टीसेलुलर होते हैं एल्गी, कुछ एल्गी होते हैं जो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, और फंजाई। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, सभी तरह के इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं, यानी जो आपने सुना होगा ज़मीन के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर होता है गर्म होता है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान से लेकर मार्शी लैंड्स तक में रह सकते हैं, मीन्स जो दलदल वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, तो एनिमल बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, इवन हमारे अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर ग्रो करते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बात हो गई कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं। फिर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, हमारे साथ उनका क्या कनेक्शन है इसके बारे में बात करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ्स में, हमारे लिए बहुत तरीके से बेनिफिशियल होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए फ्रेंड हैं और कौन से फो हैं। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जैसे दही बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ब्रेड और केक बनाने में, बेसिकली बेकिंग इंडस्ट्री में उनका बहुत तरीके से यूज़ होता है। बहुत टाइम से, काफ़ी सालों से अल्कोहल प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता आ रहा है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे पर्यावरण को साफ़ रखने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। जैसे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको क्लीन करने का काम करते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होते हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स हैं, यानी जो छिलके निकलते हैं सब्जियों के, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, कोई एनिमल डेड है उसके रिमेन्स बचे हुए हैं उसको क्लीन करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। फीकल मटेरियल है तो इनको क्या करते हैं, हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस में वो बदल देते हैं, और ये काम करता है बैक्टीरिया। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि दवाइयाँ बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता आया है, एग्रीकल्चर में, खेती में भी यूज़ होता आया है। किस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा बैक्टीरिया करता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा बैक्टीरिया करता है। आगे देखते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही कैसे बनता है, ब्रेड कैसे बनता है। क्लास 7th में आपने पढ़ा है कि मिल्क क्या होता है, कर्ड में बदल जाता है बाय बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया हेल्प करता है मिल्क को दही में कन्वर्ट करने में। तो यहाँ पहेली कह रही है कि मैंने देखा कि मेरी मदर ने थोड़ा सा गुनगुना दूध लिया, हल्का वार्म लिया और इसमें थोड़ा सा कर्ड ऐड कर दिया, और नेक्स्ट डे मैंने देखा तो पूरा दही जमा हुआ था, ऐसा कैसे हो गया। तो कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। जो बैक्टीरिया कर्ड में प्रेजेंट होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस, और यही बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है कर्ड फॉर्मेशन में। ये मिल्क में जाके तेज़ी से मल्टीप्लाई करने लगता है और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, और भी बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने में बैक्टीरिया का यूज़ होता है। चीज़ बनाने में यूज़ होता है, अचार बनाने में यूज़ होता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा इडलीज एंड भटूराज इज़ कर्ड, जब भी आपके घर में भटूरे बनते होंगे या इडली सांभर, इडली डोसे बनते होंगे तो इसके लिए दही का यूज़ होता होगा। दही का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरिया या ईस्ट जो होते हैं ये उस बैटर को फर्मेंट करने में हेल्प करते हैं। फर्मेंट यानी कि एक तरीके से उफान आ जाता है, खमीर जिसको बोलते हैं ना, खमीर उठ जाता है। खमीर उठने के बाद ही इडली या भटूरा ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ईस्ट भी एक फर्मेंट करने के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है, कर्ड के तरीके से ही ये भी काम करता है। आगे देखते हैं, एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें आपको ½ kg आटा या मैदा लेना है, थोड़ा सा उसमें आप शुगर ऐड करिए, थोड़ा वार्म वाटर ऐड करिए, थोड़ा सा उसमें ईस्ट पाउडर यूज़ कर लीजिए, पाउडरी फॉर्म में होता है और इसका काम भी यही होता है, खमीर उठाना। और इसको आप गूंद के एक सॉफ्ट डो बना लीजिए।
वॉट डू यू ऑब्ज़र्व आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे के बाद आपको ऑब्ज़र्व करना है। आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, आप देखेंगे कि वो जो डो आपने बनाया था, आटा आपने गूंद के रखा था, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है, अपने साइज़ से वो डबल हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईस्ट बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता है और रेस्पिरेशन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड डो को पूरा भर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स होते हैं वो पूरे फिल हो जाते हैं डो में और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। और ईस्ट के इसी मैकेनिज़्म की वजह से जो बेकिंग इंडस्ट्री है वहाँ पर ब्रेड्स बनाए जाते हैं, पेस्ट्रीज़ और केक्स बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं कमर्शियल यूज़ क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का, किस तरीके से बिज़नेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर जिसको हम कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए, अल्कोहल है, वाइन है, विनेगर यानी सिरका है, इन सारी चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ किया जाता है। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का यूज़ करते हैं अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए। फॉर दिस पर्पज़ ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एट्सेट्रा। जो नेचुरल शुगर आपका होता है, जो किसी अनाज में मिलता है, जैसे बार्ले में है, व्हीट, राइस में है, तो इन पे क्या करते हैं, ईस्ट को ग्रो करते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, 500 ml का बीकर लेना है और बीकर के 3/4 हिस्से को आप पानी से फिल कर दीजिए। अब इसमें 2-3 टीस्पून आपको शुगर ऐड करना है, हाफ अ स्पून आपको ईस्ट पाउडर यूज़ करना है उस शुगर सोल्यूशन पे, और इसको 4-5 घंटे के लिए किसी वार्म प्लेस पर आप रख दीजिए। और 4-5 घंटे के बाद जब आप इसको स्मेल करेंगे तो इसका स्मेल बहुत ही अजीब सा आने लगेगा। स्मेल जो है वो अल्कोहल का आने लगेगा, क्योंकि शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है ईस्ट। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस होता है, शुगर का कन्वर्जन होता है अल्कोहल में, तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि शुगर का जब कन्वर्जन होता है अल्कोहल में तो वो ईस्ट करता है और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। आगे देखते हैं, लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किसने की है। आगे देखते हैं, मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules और injections such as of penicillin। तो जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं या फिर इंजेक्शंस लगाते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन का। तो इन सारी मेडिसिन का जो सोर्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो जो ये मेडिसिन होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई होती हैं और ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या तो वो रोक देती हैं या तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो ऐसी मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। इस समय रिसेंट टाइम में बैक्टीरिया और फंजाई का यूज़ करके बहुत सारे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं एंटीबायोटिक्स के जो बैक्टीरिया और फंजाई की हेल्प से बनाए गए हैं। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria। तो Alexander Fleming एक फिजिशियन थे। 1929 में ये किसी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया के कल्चर पर काम कर रहे थे। कल्चर करना मीन्स किसी बैक्टीरिया को किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करना, रेज करना, ताकि उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की जा सकें। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड। उन्होंने कुछ स्पोर्स देखे ग्रीन कलर के मोल्ड के इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। उन्होंने जो कल्चर प्लेट्स तैयार की थी उसमें उनको स्पोर्स मिले। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि उस मोल्ड की प्रेजेंस की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रिवेंट हो रही है, यानी कि उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, रुक जा रही है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। यहाँ तक उस मोल्ड ने कुछ बैक्टीरिया उसको किल भी कर दिया। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। और इस मोल्ड से ही पेनिसिलिन प्रिपेयर किया गया। आगे बढ़ते हैं। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases। तो एक specific microorganisms को grow करके
एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर की जाती हैं और बहुत सारी डिजीज़ को क्योर करने में उनका यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। तो लाइव स्टॉक यानी कि जो कैटल पाले जाते हैं, पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन होता है, तो इनके खाने में एंटीबायोटिक्स को मिक्स करके दिया जाता है ताकि एनिमल्स में माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक किया जा सके। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। बहुत सारी प्लांट डिजीज़ को भी कंट्रोल करने में एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। It's important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor। हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पर ही एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए और जो भी कोर्स आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है वो डॉक्टर, वो कंप्लीट कोर्स आपको फॉलो करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरीली आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं या फिर आप गलत डोज खा रहे हैं उसका, तो अगर फ्यूचर में आपको वाकई में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो लेस इफ़ेक्टिव हो जाएगा, उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। तो बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी होते हैं हमारी बॉडी में, अगर आप अननेसेसरीली खाएंगे एंटीबायोटिक्स को तो वो बैक्टीरियाज भी मर जाएंगे। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। जो एंटीबायोटिक्स है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनाई गई हैं, वायरसेस के अगेंस्ट नहीं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर्दी ज़ुकाम में भी एंटीबायोटिक खा लेना ठीक समझते हैं, पर ऐसा नहीं है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कोल्ड और फ्लू जो होते हैं ये वायरस के द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया से नहीं होते हैं। आगे देखते हैं वैक्सीन। वाई आर चिल्ड्रेन और इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। तो छोटे बच्चों का, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनको वैक्सीन क्यों दिया जाता है? When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader। तो जब हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब घुसता है, ऐसा माइक्रोब जो डिजीज़ कॉज करता है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने लगती हैं ताकि उस जो हमला कर रहा है, जो भी वायरस या बैक्टीरिया है, उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। हमारी बॉडी को ये भी पता होता है कि अगर ये माइक्रोब दोबारा से एंटर करेगा, एक बार आ चुका, हमने फ़ाइट कर लिया, दोबारा से अगर ये हमारी बॉडी में घुसने की कोशिश करेगा तो उससे किस तरीके से फ़ाइट करना है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। तो अगर कोई डेड या कोई वीक माइक्रोब हमारी हेल्दी बॉडी में आता है तो बॉडी उससे लड़ती है और जो बैक्टीरिया हमला कर रहा है उसको किल कर देती है, वैसी सूटेबल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके, जो भी उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए सूटेबल एंटीबॉडी है वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारी बॉडी में रहती हैं, यानी कि एक बार अगर प्रोड्यूस हो गई हैं एंटीबॉडीज़ तो वो हमेशा के लिए हमारी बॉडी में रहेंगे और हमेशा के लिए हम उस डिजीज़ कॉजिंग वायरस या बैक्टीरिया या जो कोई भी माइक्रोब है उससे हम हमेशा के लिए बचे रहेंगे। तो इसी तरीके से वैक्सीन काम करता है। जब भी वैक्सीन लगता है तो कोई भी डेड या वीक माइक्रोब को एक हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो माइक्रोब वीक होता है, इसी वजह से बॉडी जल्दी से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगती है और उससे लड़ना सीख जाती है, जिससे कि जब कभी भी स्ट्रॉन्ग माइक्रोब हमारी बॉडी में आए, जैसे कोई वायरस आए या कोई बैक्टीरिया आए, तो हमारी बॉडी को पता रहे कि उससे किस तरीके से लड़ना है। इसलिए जब भी कभी भी वैक्सीन लगती है तो थोड़ा बहुत फीवर आता है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी एक नए वायरस को या एक नए माइक्रोब को डिटेक्ट कर रही होती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर कर रही होती है, उससे फाइट कर रही होती है। तो इस तरीके से वैक्सीन काम करती हैं। सेवरल डिजीज़ेज़ इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो ये कुछ डिजीज़ेज़ हैं, कॉलेरा, टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सारी डिजीज़ेज़ को वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने 1798 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था। स्मॉल पॉक्स बहुत ही फेटल डिजीज़ थी, महामारी हुआ करती थी, काफ़ी सारे लोग मरते थे इससे। तो एडवर्ड जेनर की खोज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases। जब आप छोटे रहोगे तो बहुत सारे आपको वैक्सीन लगे होंगे, इंजेक्शन्स लगे होंगे ताकि आप डिजीज़ से बचे रहें। तो इसमें बोल रहा है कि आपको एक लिस्ट बनानी है, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, कौन कौन से लगते हैं, जैसे हेपेटाइटिस का लगता है टीका वगैरह, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals। इन diseases से बचाना, जैसे टिटनेस है,
टीबी है और हेपेटाइटिस है, इन सारी डिजीज़ से बच्चों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके आसपास के हॉस्पिटल्स में सारी वैक्सीन अवेलेबल होती हैं। बहुत सारा आपने टीवी पर एडवर्टीज़मेंट देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में देखा होगा रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो से बचाने के लिए बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट्स आते रहते हैं। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम एक हमारे देश में चलाया गया है ताकि हर बच्चे को पोलियो ड्रॉप मिल सके। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। तो ये ड्रॉप के फॉर्म में दिया जाता है लेकिन होता एक्चुअल में वैक्सीन ही है। तो ये जो पोलियो है वायरल डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है। तो इससे बचाने के लिए बच्चों को घर घर जाकर पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंडर पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी तरीके से एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया था स्मॉल पॉक्स के लिए भी, और उससे पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, काफ़ी सारे पार्ट्स में स्मॉल पॉक्स लगभग ख़त्म हो चुका है। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases। और अभी रिसेंट टाइम में लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वैक्सीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, ताकि ह्यूमंस और एनिमल्स को बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से बचाया जा सके। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा है कि प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उससे नाइट्रोजन की कमी हो जाती है उनमें। तो इसके लिए एक बैक्टीरिया होता है जो हेल्प करता है प्लांट्स की, वो रूट के नोड्यूल्स में पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो इन माइक्रोब्स को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। यहाँ फिगर में आपको साइनोबैक्टीरिया दिया हुआ है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसको कहते हैं, एल्गी से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया है ये। नेक्स्ट इज क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। तो बूझो और पहेली ने अपने स्कूल के गार्डनर को देखा कि वो मैन्योर प्रिपेयर कर रहा है, खाद बना रहा है। तो ये बूझो और पहेली अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर आसपास के घरों से और गार्डन से कुछ प्लांट वेस्ट कलेक्ट करके लेके आए, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, ये सब लेकर के आए और उन्होंने एक वेस्ट डिस्पोजल पिट बनाया, एक गड्ढा बनाया और उसमें सारे चीज़ों को डाल दिया। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये सारा जो प्लांट वेस्ट था, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट था, ये डिकम्पोज हो गया और मैन्योर में बदल गया, खाद बन गया। तो बूझो और पहेली जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, आपको 2 पॉट्स लेने हैं, दोनों में हाफ हाफ आप सॉइल फिल कर दीजिए। एक पॉट ए है और एक पॉट बी है। पॉट ए में आपको प्लांट वेस्ट डालने हैं, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं वो डालने हैं, और पॉट बी में आपको डालना है पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, ब्रोकन टॉयज़, जो भी प्लास्टिक टॉयज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। और दोनों पॉट्स को आप 3-4 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद आप उसको ऑब्ज़र्व करिए। आप दोनों पॉट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखेंगे। आप देखेंगे कि जिस पॉट में आपने प्लांट वेस्ट डाला था, ऑर्गेनिक वेस्ट डाला था, वो पूरा डिकम्पोज हो गया है, वो मैन्योर बन गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट वेस्ट के ऊपर माइक्रोब अपना काम करते हैं, माइक्रोब्स उसमें एक्शन करते हैं और उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। अब ये बैक्टीरियाज, ये फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। तो इस प्रोसेस में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी रिलीज़ होते हैं और प्लांट्स उनको दोबारा से यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होकर के सॉइल में ही होते हैं और वो जब प्लांट उसमें ग्रो करता है तो प्लांट उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और पॉट बी के साथ क्या होगा, क्योंकि उसमें आपने पॉलीथीन बैग्स डाले थे, ग्लासेस डाले थे, ब्रोकन टॉय पार्ट्स डाले थे, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लास्टिक पर माइक्रोब्स का एक्शन नहीं हो पाता है। माइक्रोब्स उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं मैन्योर में, उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक की चीज़ों का आप कम से कम यूज़ करें, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground। तो आपने बहुत सारा लार्ज अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर देखा होगा। किस फॉर्म में आप देखते हैं, कोई प्लांट है जैसे डेड हो गया है या उसकी पत्तियां गिर रही हैं तो वो सब डिके होती रहती हैं, या फिर कोई डेड एनिमल होता है। कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि वो चीज़ें डिसअपियर हो गई हैं, गायब हो गई हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस डेड
प्लांट को या एनिमल को डिकम्पोज कर देते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंसेज में चेंज कर देते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल। अब उसको जब सिंपलर सब्सटेंसेज में चेंज कर लिया तो अभी हमने पढ़ा कि इस प्रोसेस में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी रिलीज़ होते हैं। तो जब डेड प्लांट्स के ऊपर या डेड एनिमल्स के ऊपर माइक्रोब्स इतना एक्शन करते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स को बाद में दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयर बाई क्लीन अप द इन्वायरमेंट। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो तो ये चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहें, सड़ती रहें, स्मेल आता रहे उसमें से और उसको वो डिग्रेड नहीं कर पाएगा, यानी कि डिग्रेड नहीं कर पाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर नहीं होंगे तो, और हमारा इन्वायरमेंट वैसा का वैसा गंदा रहेगा। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इन हार्मफुल स्मेली सब्सटेंसेस को हमारे इन्वायरमेंट से क्लीन करने में। तो ये हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आज पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ फैलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनसे कैसे हम प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।